दोस्तों, कई एम्पायर्स और महाशक्तियां अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए समय समय पर आती रही हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो इस प्लान में कामयाब हो पाया हो। शायद यही वजह है कि इस धरती को साम्राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है अफगानिस्तान में आकर इन सभी को हार का सामना करना पड़ता है? क्या सचमुच अफगानिस्तान के लोगों में खुद को डिफेंड करने की अद्भुत कला है, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या है अफगानिस्तान के ना हारने की वजह? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अफगानिस्तान के अजय इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं वो सिर्फ नक्शे पर ही एक देश है, जबकि अंदरूनी तौर पर वो एक देश की तरह ऑपरेट नहीं करता है। यहाँ का 2/3 हिस्सा हिंदू कुश के पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ की 50% एलिवेशन 2000 मीटर से ज्यादा है। कंपेयर करने के लिए बता दें कि बुर्ज खलीफा का साइज करीब 800 मीटर है। अफगानिस्तान के इन्हीं पहाड़ों के बीच में छोटे से शहर और गांव हैं जहां पर लोग रहते हैं, और क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में है इसलिए ज्यादातर इलाकों का बाकी इलाकों से कोई कांटेक्ट नहीं। अफगानिस्तान में इसी वजह से बहुत सारे ग्रुप्स, ट्राइब्स और एथनिसिटीज हैं जो रहती तो एक देश में हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं और शायद एक दूसरे का अपने इलाके में होना पसंद भी नहीं करती। इन ट्राइब्स में ताजिक्स, उज़्बेक्स और पाश्तून्स में एथनिसिटीज हैं और इनसे कई सारी अलग अलग ट्राइब्स निकलती हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अफगानिस्तान सिर्फ नक्शे पर ही एक देश है, इसलिए वहाँ के लोग इंटरनेशनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये सभी बाउंड्रीज अंग्रेजों द्वारा इन पर थोपी गई थी। आज अफगानिस्तान ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और क्योंकि सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के इलाकों में भी अफगानिस्तान की ट्राइब्स के लोग रहते हैं, इसलिए दोनों ही तरफ से बॉर्डर क्रॉस किया जाता है ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक समय पर 235 अलग अलग क्रॉसिंग पॉइंट्स थे जो कि ऑफिशियल नहीं थे लेकिन लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर ड्रॉन लाइन से डिफाइन होता है जो अंग्रेजों के समय खींची गई थी, और आज तक एक भी अफगानी सरकार ऐसी नहीं है जिसने इस बॉर्डर को माना हो। यही वजह है कि तालिबान और बाकी मुजाहिदीन भी इसी बॉर्डर को नहीं मानते हैं और खुलेआम पाकिस्तान में जाकर दोबारा से हथियार और आदमी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अफगानिस्तान के अगर पिछले 4 से 5 दशकों का इतिहास देखें तो पाकिस्तान का रोल भी आपको अफगानिस्तान की इनविजिबिलिटी में क्रूशियल दिखेगा। जब 1969 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था, तब पाकिस्तान के ही इलाकों से इन फाइटर्स के लिए हथियार भेजे जाते थे। कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स तो पाकिस्तान में भी लगाए गए थे, जहां न सिर्फ अफगानी बच्चे बल्कि पाकिस्तानी बच्चे भी जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग लेते थे और अफगानिस्तान की जंग में कूद पड़ते थे। पाकिस्तान इन लोगों के लिए एक सेफ जोन था, क्योंकि सोवियत यूनियन पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता था। जब सोवियत्स यहाँ से चले गए तो फिर तालिबान का राइज शुरू हुआ, जिसने वहाँ सरकार बना ली। इस सरकार के साथ भी पाकिस्तान के फ्रेंडली रिश्ते रहे, और यही वो 90s का समय था जब पाकिस्तान ने अपने टेररिज्म के एक्सपीरियंस को कश्मीर में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और एक नई कॉन्फ्लिक्ट पैदा की। खैर, कहानी पर वापस आए तो 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया था क्योंकि तालिबान की सरकार अपने यहाँ टेररिस्ट को पनाह दे रही है, इसलिए वो इन पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी मजबूरन इस कॉन्फ्लिक्ट में उतरना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने ये कह दिया था कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे खिलाफ समझे जाएंगे। इस बीच पाकिस्तान ने डबल गेम खेली, अमेरिका की भी मदद की और तालिबान तक भी इंटेलिजेंस पहुंचाते रहे, और बहुत ही होशियारी से उन्होंने लादेन को अफगानिस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट करवा लिया। ये सब अफगानिस्तान के लिए बिल्कुल नया नहीं है। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान उनकी मदद नहीं भी करेगा तब भी वो लोग अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे, पर तब खतरा ये है कि हो सकता है ये रीजन कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल हो जाए। अफगानिस्तान को एथनिक डाइवर्सिटी और पाकिस्तान के सुरह सपोर्ट के अलावा भी एक तीसरा बड़ा फैक्टर है जिसने अफगानिस्तान को काफी हद तक बचाए रखा है, और वो है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। अफगानिस्तान का साइज देखा जाए तो ये फ्रांस से भी बड़ा है, लेकिन पूरे देश में सिर्फ 50 किलोमीटर जितनी पक्की रोड्स हैं, और बाकी रोड्स अगर थी भी तो तालिबान या पहाड़ों से लुढ़कते हुए पत्थरों द्वारा बर्बाद कर दी गई। अफगानिस्तान के लैंडलॉक्ड होने की वजह से अगर किसी भी देश को वहां पर घुसना है तो जमीन के रास्ते से ही आना होगा, जिसके लिए जरूरी है कि वो किसी पड़ोसी देश की मदद मांगे। अगर आप पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान जा रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है खैबर पास को पार करके जाना। हिंदू कुश के पहाड़ों के बीच में ये रोड काफी डेंजरस भी है, क्योंकि एक सिंगल रास्ता होने की वजह से एक काफी बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी माना जाता है। यहाँ पर हो सकता है कि तालिबान ने कोई ट्रैप लगाया हो, अचानक फौज की टुकड़ी पर हमला हो जाए या माइंस का सामना किसी को करना पड़े। लेकिन क्योंकि खैबर पास बहुत जरूरी है तो दोनों देशों के बीच में ट्रैवल करने के लिए इसलिए टेररिस्ट भी इसका इस्तेमाल किया करते हैं। इसके बावजूद भी तालिबान ने खैबर पास के एक हिस्से को उड़ा दिया था, जिसके बाद अमेरिका और नाटो को मजबूरन दूसरे देशों की तरफ से अपने ट्रूप्स भेजने पड़े थे। लेकिन बात तो ये है कि अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहाँ है।
और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है, तो फिर जिन गाड़ियों में अमेरिकन सोल्जर्स चल रहे हैं उसे वहां मूव करने में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी या उनकी स्पीड काफी कम हो जाएगी। पहाड़ों की अगर बात करें तो वहां तो रोड्स की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए वो इलाके तो बाय फुट या बाय एयर ही एक्सेसिबल है। इन वजहों से भी अमेरिका इराक की तरह कभी अफगानिस्तान को ढंग से काबू नहीं कर पाया। ये सिर्फ अमेरिका की ही बात नहीं है, बल्कि जब अफगानिस्तान में राजशाही थी या डेमोक्रेटिक सरकार भी थी, तब भी सरकार के नेतृत्व करने वाले लोग काबुल में जरूर बैठते थे, लेकिन उनकी पावर्स भी काबुल तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती थी। इन ट्राइबल इलाकों में क्या हो रहा है इसमें ज्यादातर सरकार इंटरफेयर नहीं करती थी, और जो कुछ इंटरफेरेंस भी थी वो एक कोऑपरेटिव लेवल पर थी। यही वजह है कि सोवियत यूनियन के हमले से पहले अफगानिस्तान एक बहुत अलग देश नजर आता था, जहां एक तरफ वहां पर ट्राइब्स और ट्राइबल इलाके थे, वहीं दूसरी ओर वहां पर स्कूल्स और कॉलेजेस भी थे, लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते थे और एक वाइब्रेंट मॉडर्न आउटलुक का अफगानिस्तान दुनिया के साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। अफगानिस्तान को बर्बाद करने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो तालिबान से भी ज्यादा सोवियत यूनियन और अमेरिका की है। 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। इस एक अटैक ने काफी सारे देशों को चिंता में डाल दिया था। अमेरिका तो सोवियत यूनियन का कट्टर दुश्मन था ही, इसलिए सोवियत यूनियन का हमला उसे मंजूर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब भी इस हमले से टेंशन में आ गए थे। कम्युनिस्ट लोग धर्म को नहीं मानते हैं, जिस वजह से सऊदी को ये खतरा था कि कहीं अब ये रेवोल्यूशन फैलकर उनके देश तक न पहुंच जाए। और पाकिस्तान तो हमेशा से ही अफगानिस्तान को एक सैटेलाइट स्टेट की तरह ही कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में था, इसलिए उसे मालूम था कि उसका कंट्रोल या इन्फ्लुएंस अब वहां घटने वाला है। इसका रास्ता ये निकला कि अमेरिका की मदद से मुजाहिदीन की फोर्स बनाई गई, जिसे हथियार और ट्रेनिंग अमेरिका देता था और पैसा सऊदी अरब। सोवियत यूनियन ने एक देश को जंग में जाने के लिए मजबूर किया और अमेरिका ने उन लोगों को जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश करवाया। ये याद करने वाली बात है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के नाम पर इन लोगों को सोवियत के खिलाफ नहीं लड़वाया, बल्कि इस्लाम के नाम पर लड़वाया था। जब यही फाइटर्स फिर तालिबान के रूप में अमेरिका के दुश्मन बन गए, तो उन्हें तब समझ में आया कि कैसे धर्म को वायलेंस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो एक तरह से देखा जाए तो अफगानिस्तान पर कब्जा ना कर पाने की काफी सारी वजहें खुलकर आती हैं, जिसमें उनकी एथनिक डाइवर्सिटी, ट्राइब्स और मुश्किल टेरेन तो शामिल है, लेकिन एक दूसरी तरफ भी देखा जाए तो इन सुपर पावर्स की बेवकूफियां भी कम नहीं है। सोवियत यूनियन ने उस अफगानिस्तान पर हमला किया जो पहले से ही उनका दोस्त था और नॉन अलाइंड रहना चाहता था। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान की मदद करनी चाही तो वहां पर जिहाद फैलाकर चले गए। इसके बाद जब उसी जिहाद के कारण 9/11 का हमला हो गया, तो फिर से दौड़ वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने यहाँ पहुंच गए। और इन सब के 20 साल बाद जब अमेरिका यहाँ से निकला तो नतीजा क्या हुआ? तालिबान आज फिर से पावर में है, और अगर पाकिस्तान इसी तरह अनस्टेबल रहा तो शायद वहाँ भी पाकिस्तानी तालिबान का ही राज हो जाएगा, जिसे आज अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है एक सेफ जोन बनकर, ठीक उसी तरह जैसे कभी पाकिस्तान तालिबान के लिए सेफ जोन बना करता था। दोस्तों, ये थी अफगानिस्तान के ना हारने की वजह। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर इस सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से हैंडल किया जाता तो आज अफगानिस्तान की तस्वीर बिल्कुल ही अलग होती और कई मायनों में शायद वो पाकिस्तान जैसे देशों से भी बेहतर परफॉर्म करता? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।